गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 27 ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स का पार्ट 6, जिसमें हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे प्लाज्मा एक्सपांडर्स। तो पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा एक्सपांडर्स। तो फर्स्ट आता है पॉलीमराइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आता है अकेशिया, पेक्टिन, डेक्स्ट्रान एंड पॉलीग्लूकोज। उसके बाद आता है प्रोटीन सब्सटीट्यूट्स। इसके एग्जाम्पल्स है जिलेटिन, मॉडिफाइड जिलेटिन एंड ऑक्सीपॉलीजिलेटिन। उसके बाद थर्ड आते हैं प्लास्टिक्स। इसमें आता है मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन जिसे हम पीवीपी बोलते हैं और प्लाज्मोसैन भी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के प्लाज्मा एक्सपांडर्स यूज होते हैं। इसके बाद फोर्थ वन आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें आता है फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन एक्सेट्रा। अब प्लाज्मा एक्सपांडर्स के कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए? The colloidal solute should be retained in the circulation until its place can be taken by the native protein। तो हमारा जो प्लाज्मा एक्सपांडर है इसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? इट शुड रिटेन इन द सर्कुलेशन, मीन्स जो ब्लड है, ब्लड और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है हमारा, उसमें ये रिटेन्ड रहना चाहिए हमारा प्लाज्मा एक्सपांडर, जो कि ब्लड को वॉल्यूम फुलफिल करने का काम करता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर फॉल नहीं होता। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा एक्सपांडर्स। तो ये जो है प्लाज्मा एक्सपांडर्स, ये तब तक रहने चाहिए हमारे सर्कुलेशन में जब तक के ओरिजिनल प्रोटीन वहाँ पे आ नहीं जाते। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूट जो है, जो भी सोल्यूट फॉर्म में जो कोलाइड्स है, वो हमारे सर्कुलेशन में तब तक रहने चाहिए जब तक के वहाँ पे ओरिजिनल और नेटिव प्रोटीन्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो जाते। जिसका मतलब है द कोलाइडल शुड नाइदर रेडिली डिफ्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड नॉर बी रैपिडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। मीन्स सर्कुलेशन से वो टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, एज वेल एज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी नहीं होना चाहिए। ये उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा इसका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो 70,000 होना चाहिए, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है टू रिटेन प्लाज्मा एक्सपांडर इन सर्कुलेशन, जिसके वजह से वो डिफ्यूज भी नहीं होगा टिश्यू फ्लूइड में, एज वेल एज यूरिन से एक्सक्रीट भी इजीली नहीं होगा और रैपिडली एक्सक्रीट नहीं होगा। उसके अलावा द कोलाइडल सब्सटेंस शुड नॉट बी रैपिडली मेटाबोलाइज्ड। तो जो कोलाइडल सब्सटेंस है जो कि हम यूज कर रहे हैं एज अ प्लाज्मा एक्सपांडर, ये जल्दी से मेटाबोलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से अगर लीवर में जाता है तो लीवर में भी ये जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए। इसने जो है ब्लड का वॉल्यूम को मेंटेन करना चाहिए एज अ प्लाज्मा एक्सपांडर, जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। अब ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है? कुछ सर्टेन सिचुएशन है जहाँ पे हमें प्लाज्मा एक्सपांडर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में हमारे पास ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा या फिर ब्लड जो है, ब्लड को रिप्लेस करने के लिए ब्लड या फिर प्लाज्मा अवेलेबल नहीं होता। ऐसे केसेस में हमें कुछ टाइम चाहिए होता है कि हम वो प्लाज्मा या फिर ब्लड को अरेंज कर सके। तो वो टाइम को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को प्लाज्मा एक्सपांडर्स देते हैं। प्लाज्मा एक्सपांडर क्या करता है कि भाई उसका जो ब्लड प्रेशर जो है, जो फॉल हुआ है, उसको मेंटेन करने का कोशिश करता है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड और दैट इज ब्लड। ब्लड का वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम जो है ये प्लाज्मा एक्सपांडर करता है। तो ये इजीली सर्कुलेशन से निकलना नहीं चाहिए,
टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज नहीं होना चाहिए, रैपिडली यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ये रैपिडली मेटाबोलाइज भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्लाज्मा एक्सपेंडर के कैरेक्टर्स है। द ऑस्मोटिक प्रेशर, pH एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी दैट ऑफ द प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा एक्सपेंडर है इसका अगर सॉल्यूशन है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, pH, विस्कोसिटी जो है ये सेम होना चाहिए दैट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की जैसी विस्कोसिटी है, pH है, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो सब जो है सेम होना चाहिए प्लाज्मा के जैसा। इट्स कंपोजिशन शुड बी कांस्टेंट, इसका कंपोजिशन जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक एंड अपायरेटिक, ये नॉन टॉक्सिक इन नेचर होना चाहिए। इसके अलावा इसने बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए या फिर कोई पायरोजन इंड्यूस टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए। मीन्स ये खुद पायरोजन करके एक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी में, और इसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए। इट मस्ट बी रिटेन लॉन्ग इन द टिश्यू एंड मस्ट नॉट एक्ट एज अ डायूरेटिक। ये जो है प्लाज्मा एक्सपेंडर ये टिश्यू में ज़्यादा समय के लिए रहना चाहिए और इसने डायूरेटिक करके एक्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स अगर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके वजह से फिल्ट्रेशन रेट नहीं बढ़ना चाहिए, डायूरेसिस नहीं बढ़ना चाहिए, जिसके वजह से फ्लूइड लॉस होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर जो है प्लाज्मा एक्सपेंडर में नहीं होना चाहिए। मीन्स वो डायूरेटिक करके एक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये थे कैरेक्टर्स। अभी हम प्लाज्मा एक्सपेंडर्स का पहला ड्रग देखते हैं, दैट इज डेक्स्ट्रान, जो कि कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का है और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑफिशियल है। डेक्स्ट्रान इज अ पॉलीसेक्राइड एलेबोरेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ल्यूकोनोस्टो मेसेंटेरॉइड्स, ल्यूकोनोस्टो मेसेंटेरॉइड्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इससे ये डेक्स्ट्रान पॉलीसेक्राइड बनाया हुआ है। सीडेड इन सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन विथ ईस्ट। तो शुगर केन का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें ईस्ट होता है उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं जिससे हमें डेक्स्ट्रान पॉलीसेक्राइड मिलता है। इट इज यूज्ड इन 6% स्ट्रेंथ। तो डेक्स्ट्रान का जो सॉल्यूशन है इसका 6% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन यूज करते हैं एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। इट टेक्स अबाउट अ वीक फॉर डेक्स्ट्रॉन टू बी एब्जॉर्ब स्लोली। तो डेक्स्ट्रॉन जो है ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और इसको 1 वीक लगता है। तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके एक्ट करता है एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। डेक्स्ट्रॉन व्हेन सल्फेटेड हैज हिपेरिन लाइक एंटीकोएगुलेंट एक्शन। तो डेक्स्ट्रॉन जब हम सल्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सल्फेटेड डेक्स्ट्रॉन जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट एक्शन शो करता है सेम लाइक हिपेरिन। तो हिपेरिन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो कि एंटीकोएगुलेंट एक्शन शो करता है। तो सेम सल्फेटेड डेक्स्ट्रॉन भी हिपेरिन जैसा एंटीकोएगुलेंट एक्शन शो करता है। तो ये हो गया डेक्स्ट्रॉन। इसके बाद आते हैं हम सेकंड ड्रग, दैट इज जिलेटिन। ये भी ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑफिशियल है। जिलेटिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोन और पॉर्क स्किन। तो बोन और पॉर्क का जो स्किन होता है उससे जिलेटिन प्रिपेयर करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ 6% सॉल्यूशन। तो डेक्स्ट्रॉन जैसा ये भी 6% सॉल्यूशन यूज करते हैं एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। When 500 ml of this are transfused, blood pressure is maintained for about 48 hours in normal individual। तो नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है अगर इसका 500 ml हमने ब्लड में ट्रांसफ्यूज किया तो ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है 2 दिन के लिए, दैट इज 48 आवर्स। तो इसका 6% सॉल्यूशन अगर हम 500 ml
नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन रहता है 2 दिनों के लिए, दैट इज 48 आवर्स। तो ये हो गया जिलेटिन। इसके बाद आते हैं पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, दैट इज पीवीपी। ये भी प्लाज्मा एक्सपांडर करके यूज होता है। दिस इज अ प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये सिंथेटिक नेचर का पॉलीमर है और ये प्लास्टिक इन नेचर है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल पायरोलिडोन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल पायरोलिडोन से पॉलीविनाइल पायरोलिडोन बनता है, जो कि सिंथेटिक पॉलीमर है और प्लास्टिक इन नेचर है। The large molecular fraction can be retained for a long time without being metabolized। तो ये सिंथेटिक नेचर का होने की वजह से ये इजीली मेटाबोलाइज नहीं होता है और इसके वजह से ये ज्यादा समय के लिए रिटेन्ड रहता है सर्कुलेशन में। इट शुड बी नोटेड दैट पीवीपी इज नॉट टॉक्सिक। तो ये जो है सिंथेटिक है एज वेल एज नॉन रिएक्टिव और नॉन टॉक्सिक इन नेचर है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्लाज्मोसैन इज अ सॉल्यूशन ऑफ पीवीपी आइसोटोनिक विथ प्लाज्मा एंड इज सप्लाइड एज अ 3.5% सॉल्यूशन इन 0.9% सलाइन सॉल्यूशन। तो ये प्लाज्मोसैन जो है ये पीवीपी से ही बना हुआ एक सॉल्यूशन है जिसमें 3.5% पीवीपी रहता है इन 0.9% सलाइन सॉल्यूशन, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये प्लाज्मोसैन जो है ये फॉर्मुलेशन है आपका पॉलीविनाइल पायरोलिडोन का। पीवीपी इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव एंड सेफ रिप्लेसमेंट फ्लूइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस शॉक। तो वेरियस शॉक में एज ए ट्रीटमेंट करके पीवीपी और प्लाज्मोसैन को यूज करते हैं एज एन इफेक्टिव एंड सेफ रिप्लेसमेंट फ्लूइड। इन द इमीडिएट absence of blood it provides support for the circulation। तो जैसा मैंने बोला है कि भाई टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, जैसा कोई इमीडिएट सिचुएशन आ गया और इमरजेंसी आ गया और हमारे पास ब्लड अवेलेबल नहीं है पेशेंट को देने के लिए, तो ऐसा कंडीशन में ये एज अ सपोर्टिव मेजर करके काम करता है, जिसके वजह से उसका जो ब्लड का वॉल्यूम है ये मेंटेन करने का काम पीवीपी करता है, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन करता है, जिसके वजह से बीपी और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। इट मे बी यूज टू सप्लीमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसको एज अ सप्लीमेंट करके भी यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। It is an effective and safe plasma substitute. It is non-allergic, non-toxic और infectious। तो ये completely neutral पॉलीमर है जो कि नॉन एलर्जिक है, नॉन टॉक्सिक है और नॉन इन्फेक्शियस है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ प्लाज्मा सब्सटीट्यूट। बहुत ही सेफ है एज वेल एज इफेक्टिव भी ये है। तो एज अ प्लाज्मा एक्सपांडर करके हम इसको बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन, दैट इज 0.9% NaCl सॉल्यूशन। इट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है ब्लड के जैसा, दैट इज इट इज आइसोटोनिक विद ब्लड। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का होता है सेम 0.9% NaCl सलाइन सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बट इट इज यूजफुल ओनली एज एन इमरजेंसी मेजर बिकॉज इट डज नॉट मेंटेन द रेज ब्लड प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन है और इट कंटेन वाटर। तो वाटर होने के वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो है
फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन ये इमरजेंसी में ही यूज़ करते हैं, फॉर इमरजेंसी मेजर के लिए यूज़ करते हैं और फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकता फॉर लॉन्गर टाइम, मेंटेन नहीं कर सकता लॉन्गर टाइम के लिए ब्लड प्रेशर को। इसके वजह से इसे कंटिन्यूअसली देना पड़ता है पेशेंट को, और इसके वजह से ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जब भी इमरजेंसी रहा तभी इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज इससे पहले हम देख चुके हैं पीवीपी जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ही बनता है, बट वो सर्कुलेशन में रिटेन रहता है लॉन्गर टाइम के लिए, तो उसको हम एज अ बेटर एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लाज्मा एक्सपांडर। इसके बाद आता है गम सलाइन, जिसमें 6% अकेशिया रहता है इन नॉर्मल सलाइन। तो ये भी एक काइंड ऑफ प्लाज्मा एक्सपांडर है। इट हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विस्कोसिटी एज दैट ऑफ ब्लड। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल एज विस्कोसिटी जो होता है गम सलाइन का, ये सेम होता है ब्लड के जैसा ही। It help to restore the blood pressure initially and maintain it for a longer period than normal saline। तो नॉर्मल सलाइन जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम नहीं कर पाता फॉर लॉन्गर पीरियड, बट गम सलाइन सॉल्यूशन जो है जिसमें 6% अकेशिया है, ये ब्लड प्रेशर को इनिशियली मेंटेन करने का काम करता है और थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए भी मेंटेन करता है देन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। There is the danger of gum interfering with the exchange of gases on the surface of the RBC by forming a coating। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि भाई ये गम सलाइन सॉल्यूशन में अकेशिया है, तो ये गम क्या करता है, एक लेयर बना देता है आरबीसी के ऊपर, दैट इज रेड ब्लड सेल के ऊपर, जिसके वजह से गैसेस एक्सचेंज जो होता है, गैसेस एक्सचेंज मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वाया दिस रेड ब्लड सेल, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये अकेशिया क्या करता है, एक कोटिंग फॉर्म करता है रेड ब्लड सेल पे, जो कि ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं, और इसके वजह से हमें हाइपोक्सिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा also some hepatic derangement may be caused। तो जो hepatic derangement है, जो लीवर है, लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम ये गम सलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं थेरापेटिक यूजेस ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी। तो प्लाज्मा एक्सपांडर जो है इसका यूज कैसा करते हैं उसको हम अभी देखते हैं। शॉक इज द मेन कॉज फॉर द यूज ऑफ फ्लूइड थेरेपी विच हैव अ वेराइटी ऑफ अदर यूजेस। तो जो शॉक होता है, बहुत से लोगों को अचानक से एक्सीडेंट के वजह से बोलिए या फिर कोई सिचुएशन की वजह से शॉक लगता है, जिसके वजह से उन्हें फ्लूइड थेरेपी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये फ्लूइड थेरेपी में प्लाज्मा एक्सपांडर्स को मोस्टली यूज किया जाता है। इसके अलावा उसके अदर यूजेस भी है। इट इज यूज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन शॉक आफ्टर सीवियर हेमोरेजेस। तो प्लाज्मा एक्सपांडर्स को ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी को ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई पेशेंट को शॉक होता है तो उसमें सीवियर हेमोरेजेस होता है, मीन्स उसका ब्लड वेंस जो है वो रप्चर हो जाता है और ब्लड लॉस होता है, तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता। ऐसे कंडीशन में इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी यूज करते हैं टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इन एनीमिया। तो इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी जो है ये ऑल्सो यूज करते हैं टू इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कब लगता है? जब
वो पेशेंट को एनीमिया हो, मीन्स एनीमिया है तो अल्टीमेटली आरबीसीज कम है, हेमोग्लोबिन कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम है। तो ऐसे पेशेंट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी देते हैं, जिसमें पेशेंट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो बढ़ाने का काम करते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी ये ऑल्सो यूज होता है फॉर करेक्ट हाइपोप्रोटीनेमिया एज इन मैरास्मस एंड बर्न्स। तो हाइपोप्रोटीनेमिया जो है इसको करेक्ट करने के लिए भी, हाइपोप्रोटीनेमिया मीन्स प्रोटीन का लेवल जो है ब्लड में वो अगर कम है, जो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का लेवल अगर कम है स्पेशली इन मैरास्मस एंड बर्न्स, तो उसको करेक्ट करने का काम भी इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी से किया जाता है। फोर्थ, इट इज यूज्ड टू सप्लाई इम्यून बॉडीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज लाइक स्कारलेट फीवर, पोलियो एंड मेलासिस। तो इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी जो है ये ऑल्सो यूज करते हैं टू सप्लाई इम्यून बॉडीज, जो इम्यून बॉडीज होती है उसको सप्लाई करने के लिए भी इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी यूज करते हैं, स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जो इन्फेक्शियस डिसीज है जैसा कि स्कारलेट फीवर हो गया, पोलियो हो गया, मेलासिस हो गया, ऐसे कंडीशन में इम्यून बॉडीज को सप्लाई करने का काम भी हम वाया इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी से करते हैं। सॉरी मैंने इसको प्लाज्मा एक्सपेंडर करके बोला, बट इट्स नॉट अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी में सभी चीज़ें आता है, प्लाज्मा एक्सपांडर भी आता है, हेमोस्टैटिक्स भी आता है, हेमेटेनिक्स भी आता है, सब चीज़ें इसमें आता है, जो कि ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने का काम करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है, हाइपोप्रोटीनेमिया को करेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ इम्यून बॉडीज को भी हम वाया इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी से दे सकते हैं, जैसा कि इन्फेक्शियस डिसीज लाइक स्कारलेट फीवर, पोलियो और मेलासिस एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 27 खत्म। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।